नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बेटों ने धोखे से अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा तो पिता ने बेटों का किया वो हाल कि अरे रजनी, तुम यहाँ? हाँ छाया, मेरा विवाह इसी शहर में हुआ है, लेकिन तुम? मेरा भी रजनी, छाया हंसकर बोली। बचपन की सहेलियां रजनी और छाया इस समय शहर के मॉल में अपने अपने पति के साथ खरीदारी करने आई हुई थी और एक ही स्टॉल पर खरीदारी करते हुए छाया की नज़र रजनी पर पड़ गई। खड़े खड़े ही खूब बातें हुई। फिर दोनों ने अपने अपने पतियों का परिचय भी अपनी अपनी सहेली से करवाया और एक दूसरे को अपने घर का पता देकर आने का निमंत्रण भी दे डाला। ये शायद इत्तेफाक ही था। एक ही शहर के स्कूल कॉलेज में एक साथ पढ़ने वाली इन दो सहेलियों का विवाह भी एक ही शहर में हुआ था। फर्क केवल इतना था कि वह मायके में एक दूसरे के पड़ोस में रहती थी और यहाँ ससुराल कुछ दूर दूर है। लेकिन यह दूरी भी उनके मित्रता में बाधा नहीं बनी और उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। दोनों के पति सरकारी नौकरी में थे, लेकिन दफ्तर अलग अलग इलाकों में था। फिर भी अपनी बीवियों की गाढ़ी मित्रता के कारण वो दोनों भी आपस में अच्छे मित्र बन गए। हर रविवार चारों का आपस में मिलना जुलना, खरीदारी करना, खाना पीना सब एक साथ ही होता। दिन गुजरते गए और 2 साल बाद ही रजनी की गोद में 2 बेटे और छाया की गोद में 2 बेटियां आ गईं। दोनों ने अपना परिवार नियोजित कर लिया। अब उनका मिलना जुलना दिनों के बजाय वह महीनों में होने लगा। 2 बच्चों के बाद उनकी व्यस्तता बढ़ती गई और मुलाकातों के बीच लंबा फासला होने लगा। जिम्मेदारियों को निभा करते करते लंबा अरसा बीत गया। रजनी के दोनों बेटों की शादी हो गई और घर 2 बहुओं है गुलजार हो गया। छाया की बेटियां भी ससुराल चली गई। दोनों सहेलियों के सास ससुर तो नहीं रही, लेकिन साल दर साल पोते पोतियों के आगमन से रजनी के परिवार में वृद्धि होने से उसका छाया के यहाँ आना जाना कम हो गया। छाया को तो अब सूनापन काटने दौड़ता था। वो एक तरफा ही अपना मन हल्का करने रजनी के पास सुमित के साथ आ जाती थी। रजनी को ना आने का उल्हाना देती तो वो अपने बढ़ते परिवार का हवाला देकर कहती, भाई हमारा समय तो मूलधन ब्याज धन ने ही बांट लिया है। तुम लोग आ जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन छाया भी कब तक आना जाना करती है, तो मुलाकातों में फासला बढ़ता ही गया। फिर अचानक सुमित का तबादला दूसरे शहर में हो गया और सखियों के मिलने जुलने का सिलसिला सिमटकर मोबाइल पर बातचीत तक रह गया। नई जगह पर छाया का मन बिल्कुल नहीं लगता था। यहाँ पड़ोस मोहल्ले में भी आना जाना कम ही था, तो छाया ने समय काटने के लिए कंप्यूटर से नाता जोड़ लिया। इस विस्तृत दुनिया में उसका मन खूब रम गया। कहानियाँ पढ़ने और बच्चों को सुनाने का उसे बचपन से ही शौक था। अब उसका यह शौक पुनः जीवित हो गया। पढ़ते पढ़ते कब कलम हाथ में आई और कागज काले होने लगे, उसे पता ही ना चला। समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा था। धीरे धीरे कहानियों पर उसकी पकड़ अच्छी जम गई। रजनी से बातचीत होती रहती, लेकिन मिलना फिर भी नहीं हो पाया। कभी कभी अपने हाल चाल एक दूसरे से अवश्य साझा करती। इस तरह एक लंबा अरसा गुजर गया। फिर उनकी बातों का सिलसिला भी अचानक बंद हो गया। रजनी का मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ बताता। आखिर वो समय भी आ गया जब सुमित सरकारी नौकरी से सेवा मुक्त हो गई। अब वह अपना समय समाज सेवा में काटने लगी। छाया को भी
अब शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस होने लगी थी, लेकिन कलम को इससे क्या लेना देना, उसे तो अपनी खुराक चाहिए ही होती। तो उसने घर के कार्य के लिए एक गरीब अधेड़ महिला कमला को रख लिया और कलम का पेट भरने के लिए अपने आस पड़ोस जुड़ी कहानियों को सहेजना शुरू कर दिया। झूला घर, नारी निकेतन, अनाथालय, आरोग्य केंद्र, आदिवासी बस्तियां आदि स्थानों से नित्य नई कहानी का किरदार खोज लाती और उससे पन्नों पर साकार करती रहती। कभी कभी बेटियां अपने बच्चों के साथ मिलने आ जाती, तो कभी पति पत्नी लंबे भ्रमण पर निकल जाती। इस बार होली में निकट थी, तो उन्होंने वृंदावन मथुरा जाकर देव दर्शन करने के साथ ही श्री कृष्ण की इस थाली ब्रजभूमि पर बरसाने की लठमार होली देखने का कार्यक्रम बनाया और एक पर्यटन बस में अपना आरक्षण करवा लिया। फिर घर की देखरेख की जवाबदारी कमला को सौंपकर निश्चित दिन मथुरा पहुंच गई। होली में अभी 8 दिन बाकी थे। प्रतिदिन वे भारी भारी वहां के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल घूम घूम कर देखते और आनंदित होते रहे। छाया हर स्थान के अपने अनुभव कलमबंद करती रही। अब केवल वृद्धाश्रम रह गए थे, जो छाया की नई कहानी के केंद्र बिंदु थे। पोर्टर से पूरी जानकारी लेकर एक दिन वह सुबह जल्दी ही पति के साथ चल पड़ी। सबसे पहले वो एक पुराने महिला आश्रम पर पहुंची, जहां विधवा और परित्यक्ता वृद्ध महिलाएं अपने अंतिम समय में देश के हर कोने से आकर शरण लेती थी। छाया और सुमित संचालक से अंदर जाने की अनुमति लेकर आगे बढ़ी, तो देखा कुछ बुजुर्ग महिलाएं झुंड बनाकर कहीं जाने की तैयारी में थी। घेरुए वस्त्र, माथे पर घेरुआ तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला डाली, सबकी वेशभूषा एक जैसी थी। लगता था जैसे कहीं विशेष अभियान पर जा रही हूँ। तब अचानक महिला पर उसकी नजर गई। छाया को उसकी सूरत पहचानी सी लगी। गौर से देखा तो आश्चर्य से आंखें खुली रह गई, बल्कि वह पलंग झपकना भूल गई। वो रजनी थी। बरसों बाद उसे इस हाल में यहाँ देखकर छाया सकते में आ गई। 4 सालों से उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिलने का सहारा रहस्य भी उसे समझ में आ गया। तेजी से चलकर उसके सामने पहुंची तो रजनी भी बहुत चक्की होकर उसे देखती रह गई और एकाएक उसकी आंखों से जैसे रुका हुआ झरना फूट पड़ा। उसने अपनी साथी से क्षमा मांगी और छाया सुमित को अपने कमरे में ले आई। क्या तुमने क्या हाल बना रखा है रजनी? तुम्हारा परिवार, रोशन भाई साहब सब कहाँ है? छाया ने रजनी को गले लगाते हुए पूछा। उसे रोते देखकर उसकी आंखें भी नम हो चली थी। मैं तुम्हें अपनी इस गुमनाम गलियों में गुम हो जाने की पूरी दास्तान सुनाऊंगी छाया, तुम दोनों आराम से बैठो, कहते हुए उसने टेबल पर ही रखे हुए कुछ ताजे फल उन्हें खाने को दिए। फिर इसकियों को रोककर अपनी कहानी शुरू की। तुम विश्वास नहीं करोगी छाया कि कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि दिमाग जब तक घिनी बनकर रह जाता है। निधि हमारे आसपास परिस्थितियों का ऐसा ताना बाना बुनती है कि हम ना जाने क्यों उसमें कब चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी सुगत सपनों से जिंदगी दुखद दास्तान बन चुकी है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जिंदगी अपनी रेतबाद गति से अच्छी तरह गुजर रही थी। एक रात अचानक ही नींद में रोशन की चीख सुनकर मैं जाग गई। देखा तो डर के मारे तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ रोशन? कोई डरावना सपना देखा क्या? रोशन बोला, रजनी सफेद कपड़ों में कुछ लोग एक अर्थी लेकर राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। फिर एक बड़ी सी दीवार पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में
वृंदावन लिखा हुआ देखा। फिर देखा तो वो औरती मेरी थी और तुम भिखारी के वेश में एक घर के द्वार पर भीख मांग रही थी। मेरा दिल तो किसी अनिष्ट की आशंका से बैठा जा रहा है। सुनकर मैं भी सख्ते में आ गई, लेकिन हिम्मत करके उनको हौसला देते हुए कहा, सपने भी कभी सच हुए हैं क्या रोशन? कभी कभी स्वास्थ्य की गड़बड़ी की वजह से भी हम बुरे सपने देखते हैं। चलो उठो, जाओ, सुबह हो चुकी है। मैं बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। लेकिन रजनी, यह सपना बिल्कुल अलग था। जौनी रंगों के साथ मेरे मन पटल पर अंकित हो गया था। कहते हैं इस तरह के सपनों में कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य होती है, रोशन ने कहा। रजनी बोली, अरे कहा ना कि यह केवल बहम है। भूल जाओ कि तुमने कोई सपना देखा है। बात उस समय आ ही गई हो। और धीरे धीरे रोशन सपने की बात भूल गई। 2-3 वर्ष आराम से गुजर गए। फिर रोशन के रिटायर होते ही घरेलू परिस्थितियों में बदलाव आने लगा। बच्चे बड़े हो चले थे तो सास ससुर का 2 कमरे और हॉल वाला पुश्तैनी मकान छोटा पड़ने लगा था। बेटों की शादी के बाद हम एक एक कमरा उनको सौंप कर हॉल में किसी तरह गुजार रहे थे। लेकिन अब बेटों को बढ़ते हुए 2-2 बच्चों के साथ एक एक कमरे में भी परेशानी होने लगी थी और हमें भी इस थकी से उम्र में एक अलग सुविधाजनक कमरे की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। इसलिए हमने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से मकान की छत पर कमरे बनाने का विचार किया। लेकिन काम शुरू करने में हमें ही परेशानी होती, क्योंकि ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ हॉल के अंदर से ही जाती थी। इसलिए बड़े बेटे राजन ने सुझाया कि हर साल सरकार की तरफ से एक विशेष सुविधा संपन्न ट्रेन वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के भ्रमण हेतु चलाई जाती है। 1 महीने की समय सीमा में अनेक स्थानों पर देव दर्शन के साथ ही दर्शनीय स्थलों का भी आनंद लिया जा सकता है। अगर हम चाहें तो उस गाड़ी में हमारा आरक्षण करवा लिया जाए। मकान का काम एक बार शुरू हो जाए तो आसपास किसी किराए के मकान में हम सब कुछ समय के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। बात सही थी और हम भी एक रास्ते की जिंदगी से उब गए थे। भ्रमण की बात सुनते ही बदलाव के विचार से हम सहज तैयार हो गए और नियत तिथि पर उत्साहपूर्वक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ी। गाड़ी हर पड़ाव पर 2 दिन रुकती और हम आराम से घूम फिर कर गाड़ी में ही सोकर रात गुजारते। गाड़ी का अंतिम पड़ाव यही वृंदावन था। बेटों से प्रतिदिन मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी। काम शुरू हो चुका था, लेकिन किराए का मकान सुविधाजनक ना होने से बड़े बेटे राजन ने हमें कुछ समय यही विश्राम करने की बात कही और कहा कि यहाँ हम किसी होटल में ठहर जाएं। वो कल सुबह ही यात्री बस से वहाँ पहुँच जाएगा। फिर हमारे रहने की व्यवस्था पर विचार करेंगे। अगले दिन देर रात को वो हमारे पास पहुँचा। सुबह होते ही वो होटल से निकल गया और हमारे रहने के लिए एक सरकारी वृद्धाश्रम में फॉर्म भरकर आया। उसके कहे अनुसार रहने के अन्य आवास कुछ सुविधाजनक नहीं थे तो कुछ बहुत महंगे थे। प्राइवेट वृद्धाश्रम में भी लाखों रुपए एडवांस देने के बाद ही प्रवेश मिलता था। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। सब्र के साथ मन पर पत्थर रखकर हम वहां पहुंच गए और बेटा हमें अपना ध्यान रखने को कहकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद ही वृद्धाश्रम के कठोर अनुशासन से हमारा दम घुटने लगा था। दिमाग कुछ अस्वस्थ महसूस करने लगा था। घर और बच्चों की याद अलग से सता रही थी, लेकिन पूछने पर बेटों को अपनी तकलीफ कभी नहीं बताई। हम समय काटने के लिए भी भोजन के बाद दिन भर घूमने निकल जाती, फिर शाम तक लौट आती। इस तरह 6 महीने निकल गए। जब राजन ने फोन पर बताया कि मकान का काम पूरा हो चुका है, बस रंग रोगन होते ही वो हमें लेने आ जाएगा, बस बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक एक दिन रोशन सुबह उठे
तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। डर की छाया स्पष्ट झलक रही थी। पूछने पर उसने वही बहुत पुराना सपना पुनः देखने की बात बताई और कहा, जरूर कुछ अशुभ होने वाला है। सुनकर मेरा मन भी आशंकाओं के भंवर में डूबने लगा, लेकिन रोशन को मैं कमजोर होते नहीं देखना चाहती थी। हाँ, तो मैंने हंसते हुए उनके ये वहम मन से निकाल देने के लिए कहा और बताया कि रात में ही राजन का फोन आया था कि वो कल यहाँ पहुँच रहा है। उसके साथ मैं रोशन की जान में जान आई। उसने हमारा हाल चाल पूछा और यह भी कहा कि हमें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन लंबी चौड़ी चर्चा के दौरान उसने हमारी वापसी की बात ही नहीं छेड़ी। तो मैंने पूछा, बेटा वापसी के लिए कौन सी गाड़ी का आरक्षण है और यहाँ से कब निकलना है? सुनते ही रोशन का मुंह लटक गया और सिर झुकाकर मरी सी आवाज में बोलना शुरू किया। बात दरअसल यह है, माँ की दोनों बहू आपस में लड़ झगड़ कर अलग हो गई हैं और छोटे ने ऊपर वाले मकान में अपना पूरी तरह हम जमा लिया है। अब हमारे हाथ में कुछ पैसे भी नहीं बचा है कि एक कमरा और बनवा सके। ऊपर नीचे तो दो दो कमरे ही हैं। समझ में नहीं आता कि आपकी व्यवस्था कहाँ की जाए। अगर आप यहीं रहे तो हम आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे और मिलने के लिए आते रहेंगे। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही रोशन उसका आशय समझकर चीख पड़ी, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है और फिर कभी अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। मुझे तो जैसे लकवा मार गया था। जुबान ही साथ नहीं दे रही थी कि कुछ कह सकूं और रोशन सिर झुकाए तुरंत वहां से उठकर चला गया। उसी रात भी रोशन को दिल का दौरा पड़ा। मेरी चीख पुकार सुनकर वृद्धाश्रम के सब लोग एकत्रित हो गए और उन्हें तुरंत चिकित्सालय ले जाया गया। गहन चिकित्सा कक्ष में इलाज शुरू हुआ और 2 दिन बाद उन्होंने आंखें खोली। अब मैं सब कुछ भूलकर देर रात उनकी सेवा में जुट गई। उन्हें अधिक बोलना मना था। उनका देखा हुआ सपना अब मुझे भी विचलित करने लगा था। फिर भी डर को अपने ऊपर हावी होने ना देकर मैं हिम्मत से परिस्थिति का सामना कर रखी थी। धीरे धीरे रोशन को स्वस्थ होते एक दिन मुझे पास बिठाकर बोले, रजनी, मुझे लगता है मेरा अंतकाल निकट है। एक बार तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरे बाद तुम खुद को कभी कमज़ोर मत होने देना। मेरी मृत्यु की खबर बेटों तक ना पहुँचे। मेरा क्रियाकर्म भी इसी देवभूमि पर हो और तुम ये कभी किसी भी विपरीत स्थिति में वहाँ वापस जाने की बात ना सोचना। स्वयं को मजबूत रखते हुए यहीं पर अपने जीवन के शेष दिन बिता देना। तुम्हें वादा करना होगा कि मेरी यह अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करोगी। मेरी पेंशन तुम्हें मिलती रही, इसकी व्यवस्था मैं पहले ही कर चुका हूँ। कहते हुए भी बच्चों जैसे फवक फवक कर रो पड़े। मेरा दिल स्वयं हाहाकार कर रहा था, पर रोशन की जिंदगी के लिए अपने मन के भाव चेहरे पर नहीं आने देकर उनको आश्वस्त कर रही थी कि वह शीघ्र ठीक हो जाएंगे। हम दोनों मिलकर यहाँ जिंदगी गुजार लेंगे। शीघ्र ही उन्होंने वृद्ध आश्रम के संचालकों की सहायता से हम दोनों के मोबाइल नंबर भी बदलवा कर बेटों से हमेशा के लिए संपर्क काट दिया। उसके लगभग 2 माह बाद ही उन्हें दूसरा दौरा पड़ा और सब कुछ खत्म हो गया। मुझे उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी ही थी, तो सबके समझाने के बावजूद बेटों को खबर नहीं की और मेरा मन अब उनके बिना कुछ आश्रम में नहीं लगा। तुम ही बताओ सती, वहाँ रहना अब कैसे संभव होता? मैंने संचालकों से किसी अन्य आश्रय स्थल पर भेजने की विनती की। इस तरह मैं इस निराश्रित और विधवा महिलाओं के आश्रम में पहुंच गई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूली छाया।
बीते दिनों की बातें और यादें पल पल सताती रहती थी। मूलधन और ब्याज धन के गणित में उलझकर हमने अपना जीवन धन ही दांव पर लगा दिया। दिमाग का वो खौफनाक सपना आश्चर्यजनक रूप से सच हो गया था। जब तुम यहाँ आए तो मैं अपनी साथियों के साथ भिक्षाटन के लिए कहीं जा रही थी। हम सब आर्थिक अभाव ना होते हुए भी शरीर के अंगों को सक्रिय रखने के लिए प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और मिले हुए पैसों से अभावग्रस्त महिलाओं की सहायता करते हैं। बस मेरी यही कहानी है। मैं अपनी कथा सुनाने के चक्कर में तुमसे पूछना ही भूल गई कि तुम लोग कैसे अपना समय काट रहे हो। छाया बोली, हमारी कहानी सीधी सी सखी। दोनों बेटियों की ससुराल जाने के बाद मैंने कलम का और सुमिति समाज सेवा का सहारा लिया। यहाँ भी मैं कहानी की खोज में ही आई थी तो तुमसे मुलाकात हो गई। अब इतना दर्द मेरी कलम किस तरह कागज पर उतारी, क्या लिखते हुए ये हाथ नहीं कांपेंगे? रजनी बोली, तो तुम अब लेखिका बन गई हो छाया। एक रहस्य आज सिर्फ तुम्हारे सामने खोल रही हूँ कि पहली बार मेरी गर्भ में बेटी थी तो मैंने पुत्र भोग के बस तब तक अबॉर्शन करवा लिया था। लगता है उसी का ही दंड शायद मैं अब भुगत रही हूँ। काश हमारी भी बेटियां होती तो हम इस तरह बेघर ना हुए होते। मेरी कहानी तुम जरूर लिखना, साथ ही मेरा यह संदेश समस्त माँ बहनों तक पहुँचाना कि वंश बढ़ाने की चाह में बेटों के मुंह में पड़कर बेटियों यानी अपने ही अंश को गर्भ में खत्म करके कुदरत को कुपित करने की भूल कभी ना करें, वरना एक दिन मेरी जैसी स्थिति हो सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।